ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए टोक्यो ओलंपिक को लेकर भारत की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं खेल विशेषज्ञ राकेश राव और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। टोक्यो ओलंपिक खेलों का काउंटडाउन चल रहा है और साथ ही भाग लेने वाले जो एथलीट्स हैं, खिलाड़ी हैं और इस आयोजन से जुड़े लोग हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमारे श्रोता जानते ही हैं कि 2020 में आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक का जो समय है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था और अंततः जुलाई महीने के आखिर में 2021 में इन खेलों का आयोजन शुरू होगा। और चुनौती अभी भी कोरोना संक्रमण की बनी हुई है, क्योंकि चाहे वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो या इस आयोजन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका यही मानना था कि एक बड़ा आयोजन है तो आयोजन हो। इस संबंध में भारत की क्या तैयारी है, इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ खेल विशेषज्ञ राकेश राव जी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। शुक्रिया। जैसा कि हमने देखा अभी 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री द्वारा भारत की तैयारियों का जायजा लिया गया, और आप किस तरह से देखते हैं कि भारत को इस संबंध में इस चुनौतीपूर्ण समय में कैसे तैयार रहना होगा और कैसे इस खेल में शामिल होते हुए एक बेहतर प्रदर्शन भी करना होगा? जहां तक कि ये गेम्स की जो ये हुआ कि 1 साल से आगे हो गया था गेम, और सब लोगों को लगा था कि शायद जुलाई 20-21 तक स्थिति ठीक हो जाएगी या कम से कम गेम्स नॉर्मल ढंग से हो सकते हैं। लेकिन हालत ये है कि जापान में जो, अगर आप ये देखें कि जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसने इतने हिंट दिए हैं कि साहब हम तैयार नहीं हैं, मेडिकल फोर्स हमारी जो है वो तैयार नहीं है, हमारे 10,000 वॉलंटियर्स जो हैं उन्होंने एक ही दिन में रिजाइन कर दिया। 65,000 लोगों में से 10,000 वॉलंटियर्स ने कहा कि हम गेम्स में नहीं आ रहे। तो अगर आप ये सब चीजें सिर्फ पढ़ें, देखें, आपको एक आइडिया मिलता है कि जापान में जब उन्होंने अभी एक वोटिंग की थी कि भाई क्या गेम्स होने चाहिए, तो 71% लोगों ने कहा था कि अगर हो सके तो इसको पोस्टपोन कर दें या ना करें। तो ये तो वहां पे जमीनी हालात तो ये हैं। लेकिन आईओसी, क्योंकि ये उनके गेम्स हैं और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पास कोई हक नहीं है कि ये गेम वो कैंसिल कर सके, और आईओसी कहता है कि अब इतना टाइम हो गया है कि अब हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते, ये बहुत क्लोज है, पोस्टपोन भी नहीं होंगे। तो अभी ये चीज तो हो गई कि जिस बैकग्राउंड से हम इस गेम्स को देख रहे हैं, गेम्स तो होंगे, ये लगभग तय है। अब ये देखना है कि क्या हम इंडिया एज अ स्पोर्टिंग नेशन, क्या हम तैयार हैं? मेरे ख्याल से जो तैयारी नॉर्मल कोर्स में होती उतने तैयार हम नहीं हैं, क्योंकि गेम्स के लिए जो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है या जो कंपटीशन की जरूरत पड़ती है, और उसके ऊपर तीसरा एलिमेंट ये था कि काफी कंट्रीज में हमारे इंडियंस को उन्होंने अलाउ नहीं किया आने के लिए, स्पेशली अभी अप्रैल के बाद। तो हमारे एथलीट्स को चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन क्या उन्हें घर पे सपोर्ट मिला? यस। उसके लिए तो ये कहना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक टॉप स्कीम है, TOPS, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये जो स्कीम है इसके अंडर इंडिया ने ये कर दिया है कि कोई भी जो भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होगा वो ऑटोमेटिकली स्कीम के अंडर आ जाता है। इसमें नॉर्मली 50,000 रुपए महीने आपको दिए जाते हैं जिस दिन से आप क्वालिफाई हो जाते हैं। सबको एक साथ शायद इंडक्ट नहीं किया गया, लेकिन चलिए अपनी जगह। लेकिन गवर्नमेंट ने कभी मना नहीं किया, अगर आपको अपना ट्रेनर चाहिए या आपको कहीं जाके कम्पीट करना है तो गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप डायरेक्टली हमसे आके कॉन्टैक्ट करें और जो भी आपका प्लान है। अब आपको फेडरेशन के थ्रू जाने की भी जरूरत नहीं है। मतलब इतनी रियायत और इतना फ्रीडम मेरे ख्याल से इससे पहले मैंने किसी गवर्नमेंट को इतना, मतलब अपने जो स्पोर्ट्समैन को ऐसे ट्रीट करते हुए नहीं देखा। ये एक बहुत अच्छा साइन है। लेकिन बात हो रही है क्या हम तैयार हैं? नहीं, तैयार तो उस हालत में नहीं है हम, क्योंकि बहुत सारे हमारे एथलीट थे जो कि कोविड से इफेक्ट हो गए। तो एक बार अगर आप इन्फेक्ट हो गए कोविड से, तो उसके बाद रिकवरी का टाइम और फिर आपको वापस जो ट्रेनिंग में आना है और फिर वो पीक पे रीच करना आसान नहीं है। दूसरी चीज ये कि जब हम तैयारी की बात करते हैं तो हम लोग अपने एथलीट को सिक्योर जो एक जोन होता है, जिसको एक टर्म आजकल यूज करते हैं कि साहब एक बड़ा लाइक एक सिक्योर बायो बबल, वो बायो बबल हम नहीं दे पाए। हमारे फेडरेशन के डिसीजन अलग अलग थे। उसमें अच्छी बात ये देखें कि जो नेशनल राइफल शूटिंग एसोसिएशन जो है उनका जो है, मेरे ख्याल से दैट इज द बेस्ट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एथलीट्स को ट्रेनिंग में ही रखा और अब ओलंपिक से बहुत पहले, कम से कम 2 महीने पहले से उन्होंने उनको यूरोप में जो है भेजा हुआ है कि आप यूरोपियन चैंपियनशिप में आप जाके कम्पीट करें, क्योंकि हमारे सबसे अच्छे मेडल प्रोस्पेक्ट हैं शूटिंग में। इन्होंने जो किया वैसे बाकी लोग नहीं कर पाए, वो थोड़ा सा लगता है, लेकिन बाकी जितने गेम्स बचे हुए हैं उसमें देखेंगे तो सबकी तैयारी जितनी अच्छी हो सकती थी उतनी अच्छी नहीं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, इस संबंध में भारतीय ओलंपिक संघ ने एक आधिकारिक बयान भी जारी किया कि सभी एथलीट, स्टाफ और जो दल में जाने वाले सदस्य हैं उनका पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो और सभी प्रिकॉशंस
के साथ वो जाएं। तो आप इस तैयारी को कैसे देखते हैं कि चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो या प्रोटोकॉल्स के पालन की बात हो? देखिए, अपनी तरफ से तो हर कंट्री, चाहे वो होस्ट कंट्री हो या जो लोग बाहर से जा रहे हैं, वहां 11,000 एथलीट्स होने वाले हैं ओलंपिक विलेज। और आप जैसे ही टोक्यो में उतरेंगे आप, तो आपको वो बायोसिक्योर जोन में ही रखा जाएगा, क्योंकि अगर आप जहां जाएंगे, चाहे वो आपका ट्रेनिंग सेंटर हो या जहां पे आपका कॉम्पिटिशन हो, उन्होंने पूरा जोन तैयार करके रखा है। लेकिन जब आप वहां पहुंचने वाले हैं, उससे पहले आपको वैक्सीनेट होकर ही जाना है। ये सारे प्रोटोकॉल्स अपनी जगह हैं, चाहे वो इंडिया हो या कोई और कंट्री। इसके अलावा आप जा ही नहीं सकते वहां पे गेम्स में। और जैसे ही आप एयरपोर्ट पे वहां उतरते हैं, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां खत्म है, क्योंकि उसके बाद टेस्ट जो होंगे वहां पे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो देखेगी आपका। तो कम से कम ये प्रोटोकॉल और वैक्सीनेशन, ये तो सेट रूल है और ये तो हमें फॉलो करना है, और हमने बहुत अच्छी तरह किया है। और इसमें तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि क्योंकि जो हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट ड्राइव्स है। लोग इस बात की ज्यादा इज्जत नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री का पॉपुलेशन कम से कम 17-18 कंट्री के पॉपुलेशन को जोड़ दें, जिसमें आप यूरोपियन कंट्रीज भी ले लें और यूएसए भी ले लें, उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन हमारी है। बिल्कुल। और जब भी ओलंपिक का आयोजन होता है, उससे पूर्व पदक की दावेदारी या पदक जीतने को लेकर कई विश्लेषण, कई अनुमान लगाए जाते हैं। तो मैं आपका भी थोड़ा सा इसमें विश्लेषण चाहूंगा कि भारत की किस तरह से दावेदारी हो सकती है। क्या 2008 का जो हमारे पास एक स्वर्ण पदक आया था, उसकी प्यास को हम बुझा सकते हैं और ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, हमारे जो बेस्ट चांस है वो है शूटिंग। शूटिंग में मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारे जो शूटर्स हैं पिछले 2 या 3 साल से अगर आप देखें, इन्होंने जो वर्ल्ड कप्स होते हैं, एक साल में 3 से 4 वर्ल्ड कप होते हैं, उन वर्ल्ड कप्स में अगर आप उनके परफॉर्मेंस देखें, गोल्ड तो जीते ही जीते हैं, लेकिन मैं जो चीज देखता हूं वो ये है कि उनका स्कोर क्या है। ये कंसिस्टेंटली वर्ल्ड क्लास स्कोर शूट कर रहे हैं। अगर वो इसे मेंटेन भी कर दें तो मतलब मेडल्स जो है, शायद जितने मेडल अब तक नहीं आए, इस बार शूटिंग से आ सकते हैं हमें। तो मुझे शूटिंग से तो उम्मीद है, और वो लोग ट्रेनिंग में भी हैं, और वो मेरे ख्याल से कोविड से उतने ज्यादा अफेक्टेड नहीं है जितने बाकी जो लोग। इसके अलावा अगर मैं देखूं बाकी जितने डिसिप्लिन हैं, अगर मैं एक एक करके देखूं, तो आर्चरी में मुझे इंडिविजुअल से ज्यादा टीम चैंपियनशिप में हल्की सी उम्मीद है। एथलेटिक्स में मेरे हिसाब से नीरज का अच्छा चांस है। जैवलिन में, बैडमिंटन में सिंधु का अगर फॉर्म रहा तो, क्योंकि वो लास्ट टाइम उनको रियो में सिल्वर मिला था और अभी वो फिलहाल वर्ल्ड चैंपियन है। बॉक्सिंग में मैं अमित पंघल का एक मेडल देख सकता हूँ। विमेन में एक आउटसाइड चांस है, उसमें भी। इक्वेस्ट्रियन में एक है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू का एक अच्छा चांस है, यहाँ मैं मेडल मानता हूँ। और रेसलिंग में, क्योंकि हमारे अभी तक 7 लोग हैं टोटल, इसमें 1 या 2 विनेश फोगट का चांस लग रहा है मुझे। राकेश जी, अलग अलग स्पर्धाओं की जो बीते सालों में वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हुई हैं, तो क्या मेडल की दावेदारी के लिए उन चैंपियनशिप्स को आधार बनाया जा सकता है कि ओलंपिक की तैयारियां कुछ अलग होती हैं और ओलंपिक्स में खिलाड़ियों की, एथलीट्स की मनस्थिति कुछ अलग होती है? उस वक्त कोई भी एक अलग से, हमें अंडरडॉग जिसे कहते हैं, कोई अलग से सामने आ सकता है। तो आप इस विश्लेषण को कैसे देखते हैं? आपका ये सवाल बिल्कुल ठीक है कि जहां पे कंपटीशन ऑलमोस्ट सेम रहता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड ओलंपिक का, लेकिन ओलंपिक का जो ऑरा है, जो उसके साथ कुछ चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं जो आप कॉन्क्रीट वेज में नहीं कह सकते। ओलंपिक मेडल आपके लाइफ का सबसे बड़ा मेडल होता है। आप चाहे तो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हो, लेकिन आप एक बार ओलंपिक मेडल अगर आपको मिला है तो उसकी गिनती ज्यादा अच्छी तरह से होती है। लोग याद करते हैं, हाँ साहब ये ओलंपिक मेडलिस्ट। ये स्पोर्ट्स को देखने का एक तरीका रह गया है। फॉर्म को ज्यादा मैं अहमियत जो है वो देता हूं कि हमारा रीसेंट फॉर्म क्या है, क्योंकि रीसेंट फॉर्म आपको एक इंडिकेट करता है कि आपका परफॉर्मेंस लेवल क्या है। एकदम से आपका फॉर्म से आप बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, आपके फॉर्म के आसपास आप करते हैं। तो अगर जिसका फॉर्म अच्छा लग रहा है और वो मोटिवेटेड है, आपने बिल्कुल सही कहा कि मनोस्थिति क्या होती है, ये बहुत जरूरी है। और ये इसका एक सबसे शाइनिंग एग्जाम्पल हमारा होता है आर्चर्स के साथ। आजकल का जो एक आर्चर या कोई भी इंडियन स्पोर्ट्समैन है, ये पार्टिसिपेट करने नहीं जा रहा है, ये जीतने जा रहा है, ये कम्पीट करने जा रहा है। और ये क्यों? क्योंकि इतने कंपटीशन मिलते हैं इनको हर 4 साल का। अगर आप एक स्लॉट लेके देखें, एक ओलंपिक्स और दूसरे ओलंपिक्स के बीच में, तो इनको कम से कम ये शिकायत तो नहीं होनी चाहिए कि साहब इनको तो हमने देखा ही नहीं, पता नहीं कौन आ गए। हम अपने कंपटीशन को जानते हैं, तो यहाँ जाने से पहले पता होता है कि हम मेडल हंट में हैं कि नहीं है। तो मेजरेबल इवेंट्स में तो यहाँ पे हमारे चांस हैं, अभी जैसे उसका मैंने ऑलरेडी जिक्र किया हुआ है। लेकिन हाँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो परफॉर्म करके आता है, वो एक कॉन्फिडेंस लेकर तो जरूरी आता है यहाँ, वो तो है ही है। लेकिन क्या वो फॉर्म मेंटेन कर पाएगा? क्या वो उस दिन फिट है? उस दिन क्या वो अपने आप को दिमाग से ठंडा रख सकता है? ये बहुत बड़ी बात होती है स्पोर्ट्स में। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में जुड़े और चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस शो का हिस्सा बनाया। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे टोक्यो ओलंपिक को लेकर भारत की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे
खेल विशेषज्ञ राकेश राव और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।